एजुकेशन पॉइंट झंझारपुर में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यह चैनल केवल क्लास 9-10 के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन बढ़ते डिमांड के कारण क्लास 7 का भी यहाँ चैप्टर्स अपलोड किया जा रहा है। इसी क्रम में मैं आज इतिहास का पहला चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड ऑफ ईयर यानी बदलावों को हम धीरे धीरे परत दर परत समझेंगे। हजारों वर्षों की अवधि में किस तरीके से बदलाव हुए। सबसे पहला बदलाव हम 1154 में देखते हैं, जब अल इदरीसी ने भारत का एक कच्चा नक्शा बनाया था, जिसने भारत को बनाने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसका स्थान भारत की स्थिति को बहुत ही गलत तरीके से दर्शा दिया था। इसके बाद दोबारा से एक एल इदरीसी ही अरब था, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने सन 1720 में दोबारा कोशिश की और भारत का कुछ हद तक सुधरा हुआ स्वरूप उसने प्रस्तुत किया था। जो कार्टोग्राफी का साइंस जो है बेटा, यह अलग अलग इतिहासकारों के लिए अलग है। अलग अलग जगह पे नक्शे तैयार किए गए, लेकिन सबका निर्माण के पीछे उनकी मनोवृत्ति क्या थी, वह हमेशा अलग रहा करता था। इसीलिए जो हम वेरिएशंस देखते हैं नक्शों के बीच में, वह हमें स्पष्ट होता है। अगली बात है पुरानी और नई टेक्नोलॉजी। इतिहासकार बताते हैं कि बहुत सारे भाषा समय के साथ बदलते गए। आज जो हम हिंदुस्तान के नाम से इस देश को जानते हैं, यह सबसे पहले मिन्हाज आई सिराज के द्वारा, जो कि पर्शियन भाषा में लिखता था, 13वीं शताब्दी में उसने इस्तेमाल किया था पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच की जगह के लिए। अमीर खुसराव ने इसके बाद इसी क्षेत्र को हिंद के नाम से जाना, और आज जिस भौगोलिक स्थिति और जो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम जिसे हिंदुस्तान को जानते हैं, यह सबसे पहले बार 14वीं शताब्दी में देखने को हमें मिलता है। इसके बाद आज जो हम इंडिया देखते हैं, उससे उस समय का हिंदुस्तान थोड़ा अलग था, थोड़ा भिन्न था, वो हम बाद में देखेंगे। और अजनबी, फॉरेनर, इंग्लिश में फॉरेनर, हिंदी में अजनबी। अजनबी शब्द का भी अर्थ बेटा लंबे समय से बदलता गया है। पहले अजनबी का मतलब होता था एक व्यक्ति जो आपके गांव में नहीं है, आपके समुदाय का हिस्सा नहीं है, कहीं बाहर से क्षेत्र का हो। लेकिन आज के समय में अजनबी कौन है? जो किसी दूसरे देश का हो, जो आपसे अलग भाषा बोल रहा हो, जिसका रेस अलग हो, जिसकी एथिक्स अलग हो, जिसके विचार अलग हो। यह समय के साथ साथ बदलता गया। अब आता है इतिहासकार, और इतिहासकार किन किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, इतिहास को जानने के लिए कई सारे स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लिखित स्रोत, मौखिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, ये तीन प्रमुख होते हैं। जो किताबों में लिखा होता है, जैसे लिटरेचर हो गया, ये सब लिखित स्रोत होते हैं। यहाँ पर 700 से 1750 ईसा पूर्व के अंदर की हम पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों। 700 to 750 BC की बात अभी चल रही है। यहाँ पर पेपर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगा था, और पेपर बहुत सस्ता भी हो चुका था। लेकिन उस समय किताबें जो होती थी, वह केवल धार्मिक ही छपाई की जाती थी, और वृतांत लिखे जाते थे। राजाओं के शासन के वृतांत लिखे जाते थे कि उनका कितना जीवन कैसा रहा, ठीक है, उनके द्वारा कहाँ पर कब राज किया गया, कौन सा युद्ध लड़ा गया, ठीक है। उनके पत्रों को उनके लिखा गया। जो संत साधु हैं, उनके शिक्षाओं को लिखा जाने लगा। मुकदमाबाजी लिखा जाने लगा, जुडिशियल रिकॉर्ड्स को लिख के रखा जाने लगा, और विदेशी लोगों के द्वारा दिया गया जो खर्चा है, या फिर विदेश जाने में जो खर्चा होता है, उन सब का जानकारी रखा गया। टैक्सेस की जानकारी रखी गई, हर तरह का इकोनॉमिकल एक्सचेंज की जानकारी रखा जाना प्रारंभ किया जा चुका था।
बेटा आर्कियोलॉजी की हम बात करते हैं तो आर्कियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स आते हैं, इंस्क्रिप्शंस आते हैं, क्वाइन आता है, ठीक है। इसके बाद ज़मीन के नीचे से मिलने वाले अनेकानेक वस्तु मिलती हैं। इन सब को हम आर्कियोलॉजी का ही एक स्वरूप मानकर चलते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैनु यानी हाथ, स्क्रिप्ट मतलब लिखा जाना, यानी हाथ से लिखे जाने को हम मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। है ना, बहुत इजी। लेकिन ये थोड़ा अलग है। मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी में पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है। आज के जैसे पहले साफ सुथरे कागज नहीं बनाए जाते थे। कागज या तो पैपायरस होते थे, जो कि कूट कूट की लकड़ी के छाल को बनाया जाता था, या तो पाइन खजूर के पेड़ का जो पत्ता होता था उसमें लिख दिया जाता था। ये सब मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करते थे, हाथों से लिखी हुई स्क्रिप्ट हुआ करते थे। यह बेटा मैन्युस्क्रिप्ट आज हमें लाइब्रेरीज के आर्काइव्स में देखने को मिलेगा। इतिहासकार भी इन्हीं सब का इस्तेमाल करते हैं बच्चों जानकारी के प्राप्त करने के लिए। और उस समय क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था तो भैया छापना उनके लिए बहुत ही कठिन होता था। हर चीज़ को हाथ से ही लिखा जाता था, और मान लो एक ही प्रति को कई प्रतियों में छापना हो तो अत्यधिक कठिनाई होती थी। एक पुस्तक हम लेकर चलते हैं तो बेटा एक पुस्तक को लिखने में जो समय हमारा स्पष्ट खर्च होता है, उस समय को हम जोड़ें तो 1 से 2 दिन का समय हमें 30 से 40 पृष्ठ का किताब लिखने में लगेगा, क्योंकि कई गलतियां होंगी। अब उसी को 50 लिखने हैं तो इस काम से बेटा किताबों का कीमत बढ़ जाया करता था, क्योंकि हस्तलिखित होती थी तो किताबों की कीमत बढ़ जाया करती थी। तो इस सब के लिए उपलब्ध नहीं हुआ करता था। और स्क्राइब करना यानी छापना यह बहुत इजी बात नहीं है बेटा। हमने जो लिखा आपने क्या समझा, आपने जो लिखा आपके लिखे को पढ़ने वाले ने क्या समझा। तो हर बार जब चीज़ को दोबारा लिखा जा रहा होता है तो उसमें पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार कुछ बदलाव कर देता है। वह क्या पढ़ता है, वह क्या समझता है, अपने सुविधा से उसको परिवर्तित कर देता है, जिससे कई बार उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है। अब बात आती है बेटा जियाउद्दीन बरानी की। जियाउद्दीन बरानी 14वीं शताब्दी का एक क्रॉनिकलर था, एक वृतांत लेखक था। वह लिखता है पहली बार उसने 2 किताबें लिखी। पहला तो 1356 में हुआ और फिर दूसरा इसके 2 वर्ष बाद यानी 1358 में इसने किताब लिखी अब नए तकनीक का उदय। बेटा 700 से 1750 ईस्वी के बीच में बहुत सारी नई तकनीकी का उदय किया गया, बहुत सारा नया तकनीक आया। इसमें जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण है वो हम जानेंगे। पहला है बेटा खेती में पर्शियन व्हील का इस्तेमाल करना। पर्शिया यानी पारस देश, जो आज एक भिन्न नाम से जाना जाता है, उस देश में एक तरह की चक्की का इस्तेमाल किया जाता था खेती करने के लिए, जो कि पानी को ट्रे के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता था, जिसके अंतर्गत दूसरी बात आती है बेटा स्पाइनिंग व्हील का इस्तेमाल करना, यानी धागों को बुनने के लिए एक चक्की का इस्तेमाल होने लगा, जो पहले हाथ से होता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था। और तीसरा है युद्ध में बैटल आर्म का इस्तेमाल करना, फायर आर्म का, माफ़ कीजिएगा, फायर आर्म का इस्तेमाल करना, यानी ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना जो कि आग फेंक सकते थे। इसके बाद बात आती है बेटा कि केवल यही नहीं हुआ, यहाँ भोजन भी एक जगह से दूसरी जगह तक गए, नया भोजन नई जगहों पर इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, हम जो पान खाते हैं प्रातः, ये पान इंडोनेशिया की देन है। अच्छा, आलू जो खाते हैं अमेरिका का देन है, तम्बाकू जो है अफ़गानिस्तान का देन है। इसी तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो अभी तक हम नहीं जान पाए थे। आज के लिए बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास को। अगली क्लास में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर से ज़रूर कीजिए।